ये जो देश देख रहे हैं जापान, इस जापान को लेकर सबसे बड़ी चीज यही कही जाती है कि अगर ये जाग गए तो ये बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान किया था। अब एक बार फिर से ये जाग रहे हैं। अब चीन और उत्तर कोरिया इन दोनों के सामने कुछ ऐसा कर दिया है जो अमेरिका भी नहीं कर पाया। जानेंगे जापान ने ब्रह्मास्त्र बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पेरिस एआई समिट में यूके और यूएस ने साइन करने से मना क्यों कर दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों के बीच जापान तेजी से हाइपरसोनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इस महीने जापान के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि उसने अपने द्वीप रक्षा हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया है। जापानी भाषा के अनुसार खतरों को जल्दी और लंबी दूरी पर बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई स्टैंड ऑफ मिसाइलों ने सफलतापूर्वक अपने अपेक्षित उड़ान प्रदर्शन किया है। जापान का HGV रिसर्च 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। हालांकि इससे 2 साल पहले यानी कि 2023 से ही इसका बड़े पैमाने पर बनना भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले जापान की एग्जीबिशन टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक एजेंसी ने जुलाई 2024 में हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल के सफल परीक्षण प्रक्षेपण का एक फुटेज भी जारी किया था। इसे जापान के हाइपरसोनिक हथियार के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। परीक्षण ने साल 2030 तक विस्तारित रेंज वेरिएंट की योजनाओं के साथ प्रारंभिक तैनाती वेरिएंट का प्रदर्शन किया था। 900 किलोमीटर की रेंज वाला HVGP 2026 में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज में शामिल होगा। इस हथियार का उत्पादन जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री कथित तौर पर हथियारों के उत्पादन में तेजी ला रही है। मार्च 2020 में जापान ने 2 हाइपरसोनिक हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया। इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM और HVGP है। स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित HCM भी शामिल है। ये देखने में पारंपरिक क्रूज मिसाइलों जैसे हैं, लेकिन इनकी स्पीड और रेंज बहुत ज्यादा है। इस बीच HVGP में एक ठोस ईंधन रॉकेट इंजन है जो अपने वॉरहेड को आगे बढ़ाता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हाई स्पीड बनाए रखता है। सामरिक स्तर पर बात करें तो हाइपरसोनिक हथियार जापान की अब बहुत बड़ी ताकत बन रही है। हालांकि जापान के लिए इन हथियारों को बनाने में भारी भरकम धनराशि खर्च करनी पड़ रही है, यही सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है। इन्हें पैसे चाहिए और इस वक्त पैसे नहीं है। HGV और HCM जापान की एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी को दिखलाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रक्षेपित HGV मैक 20 की गति तक उड़ान भर सकता है और ये अप्रत्याशित रूप से ग्लाइड भी कर सकता है। यदि इस दौरान इसकी एनर्जी बची रहती है तो ये टर्मिनल चरण में दुश्मन के एयर डिफेंस से बचने के लिए पैंतरेबाजी भी कर सकता है। इसके विपरीत HCM मैक 6 से अधिक निरंतर गति के लिए रैमजेट और स्क्रैमजेट का उपयोग करते हैं और बूस्टर्स के वजह से बहुत तेजी से ये भागते हैं। जापान की चीन और रूस के साथ द्वीपों को लेकर पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश कई बार इन द्वीपों पर कब्जे को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जापान घोषित रूप से अमेरिका का दोस्त है, जो चीन और रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जापान में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भी है। ऐसे में युद्ध के समय ऐसी भी आशंका है कि रूस और चीन जापान को निशाना बना सकते। ऐसे हालात में रूस अपने हाइपरसोनिक हथियारों से निशाना बना सकता है जापान के ऊपर, और जापान इसकी तैयारी पहले से ही कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है, जापान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी एक दूसरा इजराइल अगर कोई होगा तो वो होगा जापान। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बवाल कटा है, और ये बवाल कटा है AI मीटिंग के दौरान। पेरिस में जो आयोजित किया गया था वैश्विक AI समिट, जिसमें को चेयर कर रहा था भारत। विश्व के कई देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि खुला, समावेशी, नैतिक AI बनाया जाएगा। इंग्लैंड और अमेरिका ने इस पे साइन करने से इनकार कर दिया है, और इनका कहना है कि नहीं, हम यहाँ इस पर साइन नहीं कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? पहले तो जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकल कर आया, इसका मतलब था कि दुनिया भर के देश इसमें एक आ जाए, एक वैश्विक ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें AI के नैतिक, सुरक्षित और समावेशी उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। इस घोषणा का समर्थन फ्रांस, चीन और भारत
भारत जैसे देशों ने किया, जो एक साथ मिलकर एआई को लेकर सहयोग करने की बात पर बढ़ावा दे रहे हैं। पर अमेरिका और यूएस पीछे जा रहे हैं। क्यों? यूके और यूएस ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये समझौता उनके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है। यूके ने अपने राष्ट्रीय हित का हवाला दिया, जबकि यूएस ने विनिमय के खिलाफ अपना रुख दिखाया। विनिमय की चिंता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोप के विशाल विनियमन की आलोचना की है, जिससे एआई की प्रगति बाधित हो सके। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो रेगुलेट करना चाहते हैं कि कुछ नियम हो, ऐसा ना हो कि ये एआई का इस्तेमाल गलत चीज के लिए किया जाए। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक अधिनायकवादी सेंसरशिप हो जाएगा कि जिसके हाथ में मिला कुछ भी करने के लिए वो कंट्रोल करने के लिए उसमें नियम लगा देंगे, और अगर नियम लगा देंगे तो फिर एआई का विकास नहीं होगा। ये भी सुझाव दिया गया कि यूके की नई सरकार और ट्रम्प प्रशासन की वापसी के बाद एआई के प्रति उनकी नीतियों में बदलाव हुआ है, जो अब एआई के डेवलपमेंट को तेजी से करने के लिए केंद्रित। हालांकि इस निर्णय से दुनिया भर में मतभेद भी देखने को मिला। कुछ देशों ने चिंता जताई कि बिना वैश्विक सहमति के तो एआई का विकास एक असंतुलित और असमान हो सकता है। भारत ने इस समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एआई के लिए एक वैश्विक ढांचे की जोर दिया। हालांकि ये एक बड़ा झटका है इस पूरे समिट के लिए, पर इतना जरूर है कि दुनिया को दिखना शुरू हो चुका है यूरोप और अमेरिका में मतभेद होते जा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जेडी वेंस ने आखिर क्या बयान दिया। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनिए। As hostile foreign adversaries have weaponized AI software to rewrite history, surveil users, and censor speech. This is hardly new, of course. As they do with other tech, some authoritarian regimes have stolen and used AI to strengthen their military, intelligence, and surveillance capabilities, capture foreign data, and create propaganda to undermine other nations' national security. I want to be clear. This administration will block such efforts, full stop. We will safeguard American AI and chip technologies from theft and misuse, work with our allies and partners to strengthen and extend these protections, and close pathways to adversaries attaining AI capabilities that threaten all of our people. ये स्पीच दे रहे थे, उसी वक्त ये चीजें दिख रही। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैक्रोन, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, मैक्रोन भी कुछ ऐसी ही बातें करते हुए पहले भी दिख रहे हैं। Most important for me, we have low carbon pilotable available energy, and this is unique if you compare with the rest of the world, because we have a model of production based on nuclear energy. ये भी तुलना कर रहे हैं अमेरिका से। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इन देशों के बीच में मतभेद पैदा हो चुके हैं और फ्रांस अब अपने आप को एक अलग लेवल पर विकसित करना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।